Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic lecture number 14, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और जेई नीट एस्पेरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक साथ स्टडी करेंगे और हम इनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले हमने और भी लेक्चर्स किए हुए हैं, जिसमें थ्योरी लेक्चर एंड न्यूमेरिकल लेक्चर हैं। जिन सारे लेक्चर का बच्चों हमने जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाकर सारे लेक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले बच्चों हम इनका डेफिनेशन देख लेते हैं, दोनों की क्या डेफिनेशन होती है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें तो द फोर्स बिटवीन या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two point charge at rest is called electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों, जब तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पॉइंट चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं, उस समय उनके बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो भी फोर्स अप्लाई होता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहीं पे बात कर लेते हैं। वाइल the force of attraction between two body, force of attraction between two body is called gravitational फोर्स। ओके, अगर बच्चों आपने नोट किया होगा तो हमने यहाँ पर अट्रैक्टिव अगर बच्चों आप लोग ने नोट किया होगा तो यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों की बात किया है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने सिर्फ अट्रैक्शन की बात किया हुआ है। जिससे आप श्योर हो जाइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। इसका रीज़न भी है बच्चों, क्योंकि चार्ज दो टाइप का होता है और मास सिर्फ एक ही टाइप का होता है, मास का कोई टाइप नहीं होता। अब आप कहोगे सर चार्ज और मास का क्या लेना देना। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कॉज होता है वो चार्ज होता है, और चार्ज होता है दो टाइप का, इसलिए दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉज होता है वो होता है मास। मास का कोई टाइप नहीं होता है, मास तो एक ही तरह का होता है, दैट्स वाइज एक ही तरह का फोर्स लगता है जो कि होता है अट्रैक्शन। अब हम कुछ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करने चलते हैं। सिमिलरिटीज़ के बारे में बात कर लें। Point 1, they both both forces
पॉइंट 1, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या होता है, मतलब दोनों फोर्सेस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब कहोगे सर कौन से डिस्टेंस के, तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच लगता है, तो दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस की बात हो रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच लगता है, तो उस दो बॉडी के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये कहता है कि दो चार्ज या दो बॉडी के बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहली सिमिलरिटी है, तो ये दोनों में लगता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड, बोथ फोर्सेस आर proportional to product of their cause। बच्चों ब्रैकेट में लिख लेना मास और चार्ज। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये बताया जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कॉज होता है मास। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन दोनों बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज होता है चार्ज। तो दो चार्ज या कहिए दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही हमने बताया कि जो दोनों फोर्सेस होते हैं वो अपने कॉज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज है मास एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज है चार्ज। ओके, अब बच्चों आते हैं थर्ड पॉइंट में। बोथ forces are central force, that is the direction of these forces is along to line joining between these two charges और masses। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं। मतलब कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो दोनों चार्ज या कि दोनों बॉडी मैसिव बॉडी के ज्वाइनिंग लाइन के ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि ये ज्वाइनिंग लाइन के ही अलोंग होती है। ओके, और फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसको इरेज कर पाए। ओके बच्चों, 3 पॉइंट हो चुके हैं, हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। 3 पॉइंट तो हो चुके हैं। बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स हमने क्लास 11th में डिस्कस किया हुआ था। दैट इज वर्क डन under these forces अंडर और अगेंस्ट दोनों कर लो बच्चों, अगेंस्ट
these forces does not depend upon forces does not depend upon पाथ ना, ये दोनों स्टेट फंक्शन होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट both forces are operates in vacuum, यानी ये फोर्सेस वैक्यूम में भी ऑपरेट हो सकते हैं। मतलब अगर दो चार्जेस के बीच या दो बॉडी के बीच वैक्यूम भी है तो उनके उस समय भी उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स या कहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर सकता है या करता है। तो ये तो बच्चों हमारे लिए सिमिलरिटीज हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। अब कुछ डिससिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके बच्चों, अब हम कुछ डिससिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। तो पहला डिससिमिलरिटीज तो हम पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। तो पहले डिससिमिलरिटी तो यही हो गई। दूसरा बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इंटरवेनिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब दो बॉडी के बीच कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर लाइक हमने दो बॉडी लिया, अगर उनके बीच एयर है तो भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जितना कि अगर उनके बीच कोई एयर के जगह कोई और मीडियम होता, लाइक वाटर और वैक्स, कोई भी मीडियम होता तो भी उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगता। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड थर्ड डिससिमिलरिटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों तीनों पॉइंट को हम फटाफट लिख लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट, gravitational force is always attractive while electrostatic forces may be अट्रैक्टिव कब होता है बच्चों? अनलाइक चार्जेस के बीच में ना, मैं लिख देता हूँ यहीं पे क्योंकि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव बच्चों कब होता है? जब लाइक चार्जेस होते हैं। ओके, सेकेंड डिफरेंस इज gravitational force does not depend upon intervening medium between two बॉडी। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Fg ले लेते हैं ग्रेविटेशनल, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेट सपोज यहाँ पे अगर मास है m1 और यहाँ पे मास है m2 और इनके बीच बच्चों सेपरेशन है स्मॉल r, तो जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसका फॉर्मूला ये होता है। और बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये दोनों मास है और ये डिस्टेंस है, कहीं पे भी मीडियम का कोई भी रेफरेंस नहीं है। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों बॉडी के बीच कौन सा मीडियम है, वाटर है, एयर है, वैक्स है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is always
डिपेंड्स ऑन intervening मीडियम। ओके, तो इसका भी बच्चों आप देख लो, क्योंकि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर बच्चों एक चार्ज है Q1 और बच्चों दूसरा चार्ज है Q2 पॉइंट चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पर बच्चों देखो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है बच्चों के, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें मीडियम की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। ओके, एंड लास्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीकर फोर्स। अगर मैं इसको बच्चों वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स बोलूं तो भी मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, और यही वीकेस्ट फोर्स पूरे यूनिवर्स को बाइंड करके रखा हुआ है। हाँ, तो इसलिए किसी को वीक नहीं समझना चाहिए। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीकेस्ट फोर्स या वीकर फोर्स is weaker than electrostatic force, यही लिख देते हैं बच्चों। तो बच्चों ये थी 3 सिमिलरिटीज। एक और बात हमको कर लेना चाहिए था, जो हमने लिखा नहीं है बट थ्योरेटिकली बात किया हुआ है, कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, जबकि मास का कोई टाइप नहीं होता। तो बच्चों ये लेक्चर आपका यहीं पे एंड होता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और कमेंट में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिख दें। थैंक यू वेरी मच।